नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जे के आसू। एक अनोखा गांव खजुराहो में बसाया गया है जिसका नाम आदिवर्त दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक मिश्रा सर, जो प्रभारी अधिकारी हैं और कल्चर डिपार्टमेंट से हैं। जब हमने इस पूरे गांव को देखा तो एक अलग ही प्रकार की अनुभूति हमें हुई कि ऐसा भी गांव कहीं हो सकता है। जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने कई साल पहले उपयोग करके छोड़ दी और हम एक नई दुनिया में आ गए, उस गांव को पीछे छोड़ दिया। उस गांव को आज की नई जनरेशन को दिखाने के लिए सर ने सर के साथ एक बड़ी टीम, जिसमें लगभग 400 से 450 करीब कर्मचारी और अधिकारी साथ में रहे, जिन्होंने एक गांव लगभग 18 महीने में बनाकर तैयार किया। एक बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत, और फिर हमें जो देखने के लिए मिला वो आश्चर्यजनक था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं प्रणाम करता हूं और आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। सर, आदिवर्त गांव बनाया है जी, क्या सोच थी सर? सिर्फ इतनी सी बात थी कि खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। खजुराहो का अपना एक सांस्कृतिक और ज्ञानात्मक महत्व है। इस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषित किया था 1.5 वर्ष पहले ही कि खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। तो उनकी इस घोषणा के परिपालन में विभाग ने सक्रियता दिखाई कि एक ऐसा परिसर बनाया जाना चाहिए जो परिसर यहाँ आने वाले पर्यटकों को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक एक जगह ही प्रदर्शित कर सके, अनुभूत करा सके। ऐसा कोई विचार इस संग्रहालय में होना चाहिए। तो इसी विचार को रूपायित करने का प्रयत्न इस संग्रहालय में किया गया है। उसके मूल में यह बात है कि मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख जनजातियों गोंड, बैगा, भील, कोरकू, कोल, सहरिया, भारिया और कोरकू, इन 7 जनजातियों से मिलकर हमारे यहाँ 43 जनजातीय समूह बनते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से इन्हीं 7 जनजातियों के विभक्तिकरण के भाग की तरह हैं। इसलिए 7 प्रमुख जनजातियों को यहाँ पर पूरी महिमा के साथ प्रदर्शित किया गया। उनके जीवन उपयोगी वस्तुओं को भी यहाँ रखा गया है कि वे किस तरह से अपने भूगोल और परिवेश में जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि सबसे अहम बात है किसी भी संस्कृति अथवा किसी कला परंपरा और किसी जीवन को जानने के लिए कि वह जिस परिवेश और भूगोल में रहता है उसके साथ प्राकृतिक संबंध बना के कैसे जिया जा सकता है। इसको उसने डिजाइन किया है सदियों से कि वह प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, प्रकृति के साथ संघर्ष में नहीं है। जो मटेरियल वहाँ मिल रहा है, जिस तरह का मटेरियल मिल रहा है, उससे वह अपने रहवास और अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं। इतनी सी बात यह संदेश देने के लिए कि मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण परिवेश है, जनजातीय परिवेश है, वो किस तरह से प्रकृति के साथ एक अपने गहरे संबंध में है और वह प्रकृति के विजेता की तरह नहीं बल्कि उसके सहचर की तरह जीवन व्यतीत करता है। जैसे जो नदी के पास रह रहा है तो उसने नदी के पास जैसा मकान बना लिया, जंगल में रह रहा है तो जंगल जैसा बना लिया। और अगर ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी भी नहीं है और उतना अच्छा वातावरण भी नहीं है, लेकिन उसमें उनने ऐसा एरिया बनाया जैसे भीलों में जल की कमी है वहाँ, तो वे अब खेत में अपना घर बनाते हैं जो ऊंचाई पर होता है। खेत कम है, पानी के सोर्स कम है, इसलिए खेत किसी तरह से नष्ट ना हो पाए, सुरक्षित बना रहे, हमेशा उनकी दृष्टि खेत पर रहे, इसलिए वो पठारों पर अपने घर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत प्राकृतिक रूप से डिजाइन की हुई हैं। ये उसके विरुद्ध ना होकर प्रकृति के साथ एक संबंध को स्थापित करती हैं। मैंने एक शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर देखी है, शिव और शक्ति, और साथ में गणेश जी भी हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन कर पाए सर? ये मतलब हमने जड़ें भी देखी तो उसमें कई प्रकार के जीव जंतु भी दिखाई दे रहे हैं। एक ये चीज जब डिजाइन हुई है तो एक सोच, जिसने भी ये बनाया हो उसकी सोच बहुत अलग ही रही होगी। ये बनाया तो जनजातीय कलाकारों ने है, सिर्फ उनसे एक संबंध और चर्चा की बात है जी। बड़ा देव और बूढ़ी दाई गोंड जनजातीय में मुख्य देवता है। बड़ा देव को जो कल्पना उनके पास है वो कल्पना कई तरह से है। कुछ लोग उनको शिव पार्वती की तरह देखते हैं जी। तो हमने कहा कि आप क्या मानते हैं कि बड़ा देव यदि मूल देवता हैं तो किस तरह से उन्हें तुम
कह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि चूंकि सारा जीवन उन्हीं से उद्भूत होता है और उन्हीं में समा जाता है, वही बड़े देव और बूढ़ी दाई हैं जिनके कारण यह सृष्टि है, प्रकृति है, जीवन है, जीव है। तो उसने कहा कि हम इसको जड़ों में अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि सब कुछ इन्हीं से निकला हुआ है और इन्हीं से ये स्वयं बनते भी हैं। शिव, बड़ा देव और बूढ़ी दाई हम ही जीव जंतुओं से, हम ही लोगों से बनते भी हैं। तो एक तरह से यह देवता और मनुष्य के जीव के संबंध को स्थापित करने की तरह भी शिल्प है कि हम एकमेक हैं, हम विभक्त नहीं हैं, हम उनके अंश की तरह हैं। इस विचार को उस जनजातीय चेतना ने यहाँ शिल्प रूप में अभिव्यक्त किया है। जैसे कि सर एक प्रदर्शनी और हमने देखी, हमने अभी तक तो सिर्फ करदोनी देखी थी और हाथ में जो चूड़ा पहनते थे वो देखी थी, बाकी अन्य चीजें नहीं देखी थी। ये सारी चीजें आप लाए कहाँ से सर? नहीं, ये जनजातियों के व्यवहार में है जी। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने उसको विषयवार दीर्घाएं निर्मित की कि हमने बताने की कोशिश की जनजातियों में सौंदर्य को लेकर किस तरह से मान्यता है। एक कचनार का वृक्ष वहाँ स्थापित किया गया। हाँ। तो कचनार बेसिक रूप से बहुत पहाड़ी पौधा है जिसमें बहुत सुंदर से फूल खिलते हैं। वो देखा है। कहने की बात यह है सिर्फ वहाँ स्थापित करके कि जैसे कचनार प्रकृति से अपने संघर्ष के बावजूद भी अपने एक सौंदर्य में है, ठीक वैसा ही जनजातियाँ प्रकृति के साथ संदर्भ में, उनके साथ संबंध में होते हुए भी वह सौंदर्य को रचती हैं। तो उन्होंने बहुत तरह के गोदने, बहुत तरह के गहने, बहुत तरह के आभूषण और तमाम तरह के प्रतीकों के अलंकरण उन्होंने गढ़ लिए हैं जिससे वह अपने सौंदर्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस दृष्टि को अभिव्यक्त करने के लिए वह दीर्घा अलंकरण को लेकर स्थापित की गई है। क्या जो चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, जो आपने एक गांव यहाँ पर बनाया, क्या अभी भी लोग ऐसे ही जी रहे हैं? क्या ऐसे मकान बनाए हुए हैं? और देखिए, ऐसा है कि ये अगर हमको गोंड को अभिव्यक्त करना था तो जो गोंडों के भौगोलिक विस्तार के प्रतीक हैं, मसलन इतने प्रतीक या बिंब तो नहीं बनाए जाते, लेकिन हम लोगों ने चुना कि गोंड किस तरह से अपने घरों में अलंकरण करता है। तो संभव है कि यह सब घरों का श्रेष्ठ जो है वो इस गोंड घर में दिखाया गया हो, 70 घरों का श्रेष्ठ भील घर में दिखाया गया हो। हम ये बताना चाहते हैं कि वह अपने चेतना के तल पर, अपने विवेक के तल पर अलंकरण को कैसे जीता है। हमको चूंकि यह बताना था, अब भील की सोच को बताना है, हमको गोंड की सोच को बताना है कि गोंड किस तरह से सौंदर्य को सोचता है। तो जो गोंडों के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के आवास की निर्मितियाँ हैं, उन आवासों की निर्मितियों, उनके प्रतीकों, उनके अलंकरणों को समेटता हुआ एक घर बनाया। सर, एक चीज़ और कि हमें ये सारी चीज़ें देखकर अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए और हमारी इस तरह की जनजाति के प्रति क्या रुझान होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आधुनिकता जो पूरी तरह से परंपरा से कट गई है, जो सिर्फ संसाधन प्रिय हो गई है, संसाधनों की दास्ता में है और वह संसाधन जब तक ठीक है तब तक उसे अच्छा लगता है। जैसे ही उन संसाधनों से उसमें खराबी आ जाए अथवा उनसे अलग कर दिया जाए तो वे अपने को अपूर्ण से महसूस करते हैं। तो ये जो मनुष्य है, ये बहुत चिंतित किस्म का मनुष्य है, अस्थिर किस्म का मनुष्य है। तो इन अस्थिर मनुष्यों को, यानी कि हम अपनी वंश परंपरा को इन परंपरा की चीज़ों से एक उनका संबंध बनाएं, जिससे वो जो सेतु है, ब्रिज है, परंपरा का और आधुनिकता का बना रहे। हमने परंपरा को काट कर सिर्फ आधुनिकता अकेले का कूल नहीं हो सकता। कोई एक नदी का तट जो है दोनों तरफ हो गया। तो हमको परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु की तरह काम करना चाहिए, इससे भारतीयता बचेगी। अगर हमने सिर्फ आधुनिकता को बचाने का यत्न किया तो इससे परंपरा नष्ट हो जाएगी। जैसे कि सर देखा जाएगा, गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, प्रदूषण को कम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से अगर कोई हमारे मेहमान घूमने आते हैं, उनको हम एक छोटा सा गांव भी दिखा दे, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्या वातावरण है। अगर भटक अगर ये जो बुंदेलखंड का व्यंजन है वो खिला दे, बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है वह इतनी विविधता में होते हुए इतनी सुंदर है और इतनी चमत्कारिक है। आप उसको ऐसा भी देखें
महसूस करें कि गुजरात गुजराती बोली और उसकी संस्कृति है, महाराष्ट्र मराठी और उसकी संस्कृति का भाग है, राजस्थान मारवाड़ी और उसकी संस्कृति का भाग है, लेकिन मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है कि हम 5 बोली भाषाओं के सांस्कृतिक जनपद में हैं। हम जनजातियों की अलग अलग बोलियों में हैं, इसके बावजूद भी हम अन्य राज्यों की तुलना में अधिक संस्कृतियों को संजोए हुए हैं अपने राज्य में। इतनी विविधता है हमारे राज्य में, सांस्कृतिक विविधता है, फिर भी हम इस बात को लोगों तक कह नहीं पा रहे हैं देश दुनिया में कि हमारे पास ज़्यादा है, फिर भी और ज़्यादा होने के बावजूद हम कम के भाव में हैं, दीनता के भाव में हैं। तो हम दीनता के भाव नहीं है, ऐसा सच हम समृद्ध हैं, और हमें अपने राज्य की समृद्ध संस्कृति को देश दुनिया के सामने रखना चाहिए। और ये संग्रहालय जैसे जो प्रयत्न है, ये इनको जब एकत्र करते हैं तब लोगों को देखने की एक दृष्टि इस रूप में मिलती है, क्योंकि सबके ये संयोग नहीं होते कि वो पूरे राज्य और राज्य की संस्कृति के वैविध्य को जान सकें। लेकिन ऐसे अवसर, ऐसे संग्रहालय जहाँ इन चीज़ों को एकत्र कर देते हैं, इन अवसरों का निर्माण करते हैं, तो हमारे युवाओं को, दुनिया भर के पर्यटकों को यह संग्रहालय एक सार्थक संदेश देगा। इस आकांक्षा के साथ मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और एक बार इस संग्रहालय से और अपने बच्चों को इससे एक संबंध बनाने के अवसर जरूर दें। सर, एक लास्ट सवाल, पर्सनल कोई एक्सपीरियंस जब आप ये बना रहे हैं? देखिए साहब, हम चूँकि इन लोगों के बीच ही रहते हैं, जी सर, तो इन लोगों से संवाद करते हुए बहुत अच्छा लगता है। इनको अपनी चीज़ों के बारे में बहुत खास परंपरा, वो एक आचरण में है। मसलन मान लीजिए ये यहाँ पे महारानी, ये खम्भ बना हुआ है, ये 2 खम्भ जो हैं, ये एक पर्याय है खम्भ कि ये गांव में बीमारी रहता है, तो जनजातीय गांव में हम प्रवेश के पूर्व जो है इस खम्भ को लगाया गया है, जिसमें देवी जो है वो झूले पर है, और एक जो है वो उठी के ठीक सामने महारानी खम्भ बनाया जाता है। प्रतीक रूप में वो ये कहता है कि कोई भी दुख जो है वह स्थिर नहीं, झूले पे जैसे देवी विराजती है, दुख की देवी, तो दुख स्थिर नहीं है, दुख हमेशा चलता रहता है, संचलित, कभी सुख है, कभी। तो इसलिए जिस दिन तुमको इसका भान हो जाएगा, तो उस दिन तुम महारानी की तरह स्थिर हो जाओगे। तो ये प्रतीक जो है एक वैगा प्रिमिटिव ट्राइब, जिसने अपने गांव की संरक्षा के लिए बाहर बना के रखा है। अब यह एक वैदिक सत्य है, जिस सत्य को उसने प्रतीकों में करके रखा है। इस पूरे बनाने के पीछे आपकी एक बड़ी टीम का हाथ रहा है, और टीम के लिए क्या कहें? देखिए साहब, हमारे साथ 400 मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों के जनजातीय कलाकार जुड़े रहे। समय समय पर वो लोग हमारे लिए हमारे बताए अनुसार काम करने और इसको रचने का, इसको सौंदर्य को बनाने का काम उन्होंने किया है। उनके प्रति हम धन्यता से भरे ही हैं, और वो इस भाव से वो परिचित भी हैं कि सिर्फ हम लोग एक व्यवस्था से और वो एक काम करने वाले लोग इस भावना से उनके साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि बहुत मैत्रीपूर्ण होते हैं। और ये रचना ही इस बात का प्रमाण है कि यह मैत्रीयता से घटित हुई है, यह प्रशासनिक व्यवस्था के साथ नहीं है। तो इसके मूल में से प्रेम है, और यह प्रेम की रचना है। अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला सर ने। हमारे साथ मौजूद थे अशोक मिश्रा सर, और उन्होंने हमें जो इंटरव्यू दिया, आपके जीवन में भी ये इंटरव्यू काम आएगा। आपने इतना समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत